पहले तो आमीन कह देते हैं, वैस लगारी साहब की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम जब लास्ट IMF के प्रोग्राम में गए थे तो हमारी यही हुकूमत थी, और उससे पिछले में भी जब हम एक शॉर्ट रेंज के प्रोग्राम में इमरजेंसी में गए थे तो भी शहबाज शरीफ साहब ही थे, और अब भी शहबाज शरीफ साहब ही। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, और मैं दुआ करता था। बट मुझे पता है कि IMF सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी है। इनके जो रूट्स होते हैं ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि इनसे पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है। नॉट ओनली कि IMF आपके ऊपर आता है, बट आपके अपने लोग भी ऐसे होते हैं जो इनके शिकंजे में आपको रखना ही चाहते हैं। तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क के साथ। मसलन कौन से लोग होते हैं जो हमें IMF के शिकंजे में रखना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। आप देख लें, पास्ट में जितने फाइनेंस मिनिस्टर आए, उनका यही कहना होता था कि जी IMF नहीं है तो पाकिस्तान का मईशत का मसला ख़राब। ऐसी कोई बात नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब भी शायद इस बात पे कायल हो गए हैं कि नहीं, एक और प्रोग्राम लेना है। और उज़र क्या है? गल्फ़ क्राइसिस। मुझे कोई ये बता दे, गल्फ़ क्राइसिस है, आपने भी देखा, आपने इब्तिदाया दिया कि जी के बड़ी इन्फ्लेशन है, सब कुछ है। मुझे एक बात बता दें कि क्या आपके रिजर्व्स कम हुए हैं? हम IMF के पास क्यों जाते हैं? दो वजूहत की बुनियाद पर ना, हम अपने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, यानी बुनियादी ढांचे को ठीक करें। तो 23 दफ़ा तो जा चुके हैं हम, ढांचा ठीक होता ही नहीं है। इसका मतलब हमारी बुनियाद ही गलत है। या तो ये है कि जो वो बुनियाद में जितने सीमेंट और सरिया डालते हैं वो हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई और रेसिपी चाहिए। तो बुनियाद कैसी तो सब ठीक होगी? देखिए, बुनियाद माइंडसेट से बनती है और इक्वालिटी पे बनती है। आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा कि जी सैलरी वाले बहुत टैक्सेस दे रहे हैं। पिछले IMF के प्रोग्राम में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप रोज़ कहते हैं ना IMF को, आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए IMF की वजह से ये एग्रीकल्चर टैक्स लगेगा, IMF की वजह से ये दुकानदार टैक्स देंगे, IMF की वजह से ही एक्सपोर्टर्स टैक्स देंगे। 2 साल हो गए, मेरे भाई आप उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा कहाँ है IMF? वो टैक्स तो नहीं लगे। सूबों को लगाने थे एग्रीकल्चर टैक्स, उन्होंने कहा जी हम तो अपने किसानों पे नहीं लगाएंगे। तो कौन कहता है किसानों पे लगाओ? भाई एक इकोनॉमिक होल्डिंग है ना, आपकी सैलरी आती है, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है, आपका टैक्स कटता है। तो हर किसान तो पिसा हुआ नहीं है ना, 12.5 एकड़ वाला नहीं है ना। कितने तो ऐसे हैं कि जो एक 12.5 एकड़ के मज़ारों के नाम पे करके इकोनॉमिक होल्डिंग बना देते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोकती है हमें? हमें अपना खुद का माइंडसेट होता है। दुकानदार हैं, दुकानदार को 3 साल पहले मैंने मना लिया था। 40 लाख दुकानदार टैक्स पे करने के लिए तैयार थे और उनका हुजूम हो जाता 275 अरब रुपए। नोट बना के दिया है पूरा, उस वक्त के FBR के चेयरमैन को भी, और जिन्होंने बजट में डालना था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया है। 3 मेंबर मेरे साथ FBR के, 4 चीफ और 8 के करीब सेक्रेटरीज मेरे साथ बैठे हुए। ये सारे ताजिर रहनुमा, आप किसी को बुला के पूछ लें, नहीं मीर साहब से पूछ लें, सब चीज़ें एग्री हो गई। मेरे पास नोट भी पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं डाला। क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आई? किसने नहीं डाला, आपने क्या समझा? अब बजट मेकिंग एक्सरसाइज में जो होते हैं ना, उनसे आप पूछ लें। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ ना, मैंने तो FBR के चेयरमैन को, मेंबर पॉलिसी सबको बता दिया था। अब 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद वही स्कीम लेके वापस आ रहे हैं, वही स्कीम। तो 3 सालों में कोई 1.5 ट्रिलियन या 1.25 ट्रिलियन का जो लॉस हुआ टैक्स का, उसका जिम्मेदार कौन है? उससे पिछले साल जब मैंने रिपोर्ट लिखी थी पूरी RRMC की एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसमें हमने 21 के करीब नए मेजर्स बताए थे कि ये डायरेक्ट टैक्स के मेजर्स हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करेंगे।
यानी बराबरी की बुनियाद जिसको मैं कहता हूँ ना, कि जी सैलरी वाला भी अपने हिस्से का दे, मैं भी अपने हिस्से का दूँ, हर कोई अपने हिस्से का दे। तो उसको जानबूझ के कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। फिर हमने ये कहा था कि जी कुछ कंपनीज हैं, कुछ हमारे सेक्रेट काउज हैं, जो कि कंपनीज में प्रॉफिट कमाती हैं, होल्डिंग इनके पास है, प्राइस नीचे रखा हुआ है और डिविडेंड नहीं देते, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के रिजर्व। तो हमने कहा जो कंपनी 3 साल तक डिविडेंड ना दे, उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होते हैं, जो यानी कि हम कमाते हैं ना, वो उसका जो रिजर्व बनता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व करते हैं, उसका 5% हमें एडवांस देते हैं, जब वो डिविडेंड देंगी एडजस्ट कर लें। तो ऐसी चीज़ें हमने रखी थी कि 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस विदाउट अफेक्टिंग एनीवन, यानी कि सैलरी को, इंडिविजुअल को, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना कॉर्पोरेट को पड़ता, ना आप सुपर टैक्स हमने कहा ख़त्म कर दें, 7E ख़त्म कर दें। और ये 7E जो ख़त्म हुआ, ये मैंने जो 22 में जो मैंने बाद में इनको बताया था चीज़ें, उसी वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, इस वक्त तौला साहब जो बिलखसूस पेट्रोलियम लेवी इन्होंने बढ़ाई, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई जंग के असरात हैं, या इन्होंने एक आसान तरीका अब FBR ने निकाल लिया कि बस ये एक साथ पैरेलल हमने बना ली, यहाँ से अब कलेक्ट करते नहीं, हैं? FBR का नहीं है। पर एक बात समझ लें, पेट्रोलियम लेवी ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एक होती है टैक्स रेवेन्यू, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू जो होती है ना, वो सूबों में भी तकसीम हो जाती है, फार्मूला है, NFC जिसको कहते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू सिर्फ फेडरेशन के पास रहती है। तो ये जितना भी आता है फेडरेशन के पास जाता है और FBR के टारगेट में काउंट नहीं होता, ठीक है ना। रेवेन्यू बेस में टारगेट में काउंट हो जाएगा, बट FBR के रेवेन्यू में नहीं जाता वो। लेवी, अफसोस पता यहाँ होता है कि हमने रिफाइनरीज को यूज़ नहीं किया, और जो हमने इनको हाइक दी ना, एक साथ 55 रुपए की शुरू में जो दे दी थी, वो नहीं देनी चाहिए थी। वो आपको मेरा ख्याल है ग्रेजुअल करना पड़े था, स्टेप अप करके आराम आराम से आप उनको राइस देते, 20 रुपए की राइस देते, 10 रुपए की देते, फिर 20 रुपए। और इस तरीके से जब इंशाल्लाह भाव भी कम हो जाएंगे तो आप टेपर ऑफ करें इसको, स्लोली 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 आप इसको कम करते। बट हमारे यहाँ ये होता है, इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं। रातों रात आपने बैठे और आपने देखा होगा, अचानक से एक आया, रात के 12 बजे के पेट्रोल बढ़ गया। अच्छा, अगले हफ्ते आपने ये कहा कि जी वो डीजल सीज़न है एग्रीकल्चर सॉइंग का, तो हम डीजल नहीं बढ़ा सकते, तो उसमें जो चीज़ बढ़नी थी वो भी पेट्रोल को डाल दी। ये ज्यादती है ना, कि भाई आपका टैक्स मैं क्यों पे करूँ? अगर गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ देना चाह रही है कंसेशन, तो अपने पल्ले से दे। अच्छा, फिर ये करते क्या थे कि प्लाट्स जो एक है ना, सिंगापुर बेस एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स के पिछले पूरे वीक का एवरेज निकालते थे, और उसमें प्रीमियम वगैरह और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो डाल के वो निकाल देते थे कि जी ये रेट होगा आपका एक्स रिफाइनरी। फिर उस पर जो पेट्रोलियम लेवी है, डीलर्स मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन का है, OMC का मार्जिन है, कार्बन लेवी है, करेंसी एडजस्टमेंट है, करके वो दे देते थे कि ये प्राइस होगी। अब प्लाट्स फिनिश प्रोडक्ट है, और रिफाइनरीज फिनिश प्रोडक्ट मंगाती थी, प्लाट्स के बेसिस पे थोड़ी मंगाते थे, वो तो यहाँ मिडल ईस्ट से मंगाते थे। तो उसका तो फर्क था। मेरे हिसाब से तो 100 रुपये पर लीटर वहाँ ही इन्होंने कमाया, विंडफॉल कमाया इन्होंने। फिर उनको अकल आई, तो उन्होंने कहा यार प्लाट्स तो छोड़ दें, अब हम जुबैल की एक्स रिफाइनरी करेंगे। तो देखा तो वर्किंग में वही आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अली परवेज़ मलिक कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस कम होती है तो यहाँ पर भी कम हो जाएगी, तो क्या आप कितनी देख कम रहे हैं कि होती ये है? कम करेंगे? क्योंकि उमूमन हमने कुछ कम होता देखा नहीं है कभी। सर है, अगर चले होती है। अली इज़ अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, बट बात यह है कि क्या अली डिसीजन मेकर है? तो पूरी एक टीम है ना, अली क्या करेगा? देखो टीवी पे आके तो उसने क्या ये कहना है ना, टीम एज कैपेबल है? अब जैसे आप तोला साहब कह रहे हैं कि जैसे आपने 3 साल पहले एक पूरा प्लान दिया था, और अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता तो कितना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता था। तो जब अली परवेज़ हैं, चले, तो अगर पूरी टीम ने, ज़ाहिर है अगर कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसका असर तो पूरी कौम पे होगा। तो देखिए, क्या एक टीम बात कैपेबल है पूरी टीम? एक बात याद रखिए, देखिए हमारे पास कैपेबिलिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत करते हैं दिन रात। हत्ता कि देखें, ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। इसहाक डार साहब, मुझे कोई दो राय नहीं है कि बड़े
18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। मगर बात यह है कि पॉलिसी सिर्फ 1-2-3 लोग नहीं बनाते, और ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है सारे वो काम देख ले। तो नीचे से जो आपके सेक्रेटेरिएट ग्रुप होता है ना, उनको देना पड़ता। अब इनको ख्याल आया, हमने भी कहा कि जी आप एक काम करें, अब आप क्रूड इम्पोर्ट करें यार, रिफाइनरी हो गए। मुझे रिफाइनरी हमारी इनएफिशिएंट है। एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया मेरा बस चले तो मैं रिफाइनरियाँ बंद करवा दूँ।